नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह किलानौत और आज एक बार फिर से राजस्थान की सियासत पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप बिदावत। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। देश ने होली का त्योहार मनाया। दरअसल हिंदुस्तान की सियासत में यूं है कि अगर सियासत के रंगों पर चर्चा नहीं होती है तो त्योहार के बहाने रंगों पर सियासत होने लग जाती है। तो आपने देखा होगा पिछले दो तीन दिनों से रंगों पर खूब सियासत जारी है। अब हम रंगों की सियासत पर बात ना करके सियासत के रंग पर लौटते हैं, क्योंकि कुछ बीते 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा चटपटा तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जिन पर डायलॉग करना चाहिए, जिन पर बातचीत करनी चाहिए। शुरुआत में ऐसे लगा था कि शायद ये मुद्दा कहीं खो जाएगा, लेकिन जो सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने रफीक खान को लेके जो स्टेटमेंट दिया, एक खास बात है कि कांग्रेस उस तरह से रफीक खान को डिफेंड नहीं कर रही है जिस तरह से अविनाश गहलोत वाला जो स्टेटमेंट था, इंदिरा गांधी को दादी कह देने वाला था। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि रफीक खान अकेले अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, बार बार वो इमोशनल अपील कर रहे हैं। तो मैं आपका कमेंट लेना चाहता हूँ कि आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं। देखिए, अभी आपने कलर्स वाली बात कही तो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स को जिस तरह से कलर्स में पॉलिटिक्स ऐसे रेखाओं में बढ़ती रही है, राजनीतिक विभाजन की चीजें, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो रहा है कि रंगों में बंट रहा है। हरा है तो मुसलमान है, भगवा है तो भाजपा है। लेकिन यह कोशिश सिर्फ भाजपा कर रही है ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। आज ही कर्नाटक की विधानसभा में जो है वो सर्वाधिक चर्चा है कि बिल पास हो रहा है कि 4% जो ठेकेदारी के कॉन्ट्रैक्ट मुसलमानों को दिए जाएंगे। 10-12% के आसपास वहां आबादी है। तो बड़ी चीज ये है कि सभी पार्टियां इस तरह से वोट बैंक को तुष्टीकरण का प्रयास कांग्रेस करती रही, भाजपा यू। तो हमारे यहाँ पे मुद्दों की बजाय इस तरह की राजनीति जो है वो कब तक चलेगी, बड़ा सवाल है। आप सिविल लाइन विधायक का जो सिविल लाइन विधायक बड़े बुद्धिजीवी हैं जी, संपादक रहे हैं अखबार के, तेजर्रा रिपोर्टर थे। उनका ये जो बयान है इस पे आपत्ति बनती है निश्चित तौर पे। और विधानसभा में इस तरह की बात आई जो खैर डिफेंडेड रहता ही है सत्ता पक्ष अक्सर सिस्टम की ओर से, लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा सा। लेकिन बड़ी बात आपने ये भी कही कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी नजर नहीं ऐसा लग रहा है ना, कांग्रेस ने अभी तक इस पूरे मामले को मूवमेंट नहीं बनाया। जब अविनाश गहलोत का स्टेटमेंट आया था, आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष उसमें इन्वॉल्व थे, लीडर ऑफ अपोजिशन उसमें इन्वॉल्व थे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट वगैरह वगैरह, और उन्होंने इसको बुनाया बाकायदा। बीजेपी के लिए कांग्रेस की कुछ चीजें तो आपको देखने को साफ नजर आएंगी कि कांग्रेस ने जूली वर्सेस डोटासरा जो बात सड़क पे चल रही थी कि जूली जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं वो सुपर है, डोटासरा भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आगे कौन जाएगा यह एक बड़ा सवाल है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते डोटासरा या प्रतिपक्ष नेता के आगे टीकाराम जूली, क्योंकि कांग्रेस के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि दलितों को अब मौका दे रहे हैं, हमने दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो क्या अगली बार अगर मान लीजिए राजस्थान में जैसे 5 साल में पूरी पराठा पलटने वाला सिस्टम है तो राजस्थान में किसी दलित को सीएम बनाया जा सकता है। राजस्थान बहुत पहले जगन्नाथ पहाड़िया बनाए गए थे जो वैर से चुनाव लड़ते थे, बाद में राज्यपाल रहे हरियाणा के, वो सीएम बनाए गए, हालांकि इस्तीफा भी लिया गया। महादेवी वर्मा वाला विवाद आपको ध्यान होगा, साहित्य के लोग जो है। तो क्या है कि यह अगर देखा जाए इस तरीके से कि डोटासरा वर्सेस जूली जो है, मैं फिलहाल डोटासरा वर्सेस जूली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गोपाल शर्मा वर्सेस रफीक खान की जी हाँ, तो मैंने कहा ना गोपाल शर्मा का जो बयान था वो नहीं। आप कैसे देखते हैं? आपने कहा कि बुद्धिजीवी आदमी है, पत्रकार रहे हैं, रिपोर्टर रहे हैं और संपादक रहे हैं। सर, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि इसी स्टूडियो में गोपाल शर्मा ने एक इंटरव्यू शूट किया था। वो इंटरव्यू मैंने पूरा देखा, मैं मिला हुआ हूँ गोपाल शर्मा से। तो उस टाइम वो एक संपादक थे अपने अखबार के, तो और मुझे उनकी जो स्वीकार्यता शक्ति है उसने बड़ा प्रभावित किया। इसी स्टूडियो में गोपाल शर्मा कह के गए थे कि उनका जो जीवन है आज जिस भी तरह का है बिकॉज ऑफ भैरू सिंह शेखावत। अगर भैरू सिंह शेखावत ना होते तो वो बनारस की गलियों में कहीं खो गए होते। भैरू सिंह शेखावत उनको राजस्थान लेके आए, करपूचंद कुलीस जी के पास में, मानस पुत्र कहते हैं भैरू अपने जी, और ये बार बार कहते हैं वो इस चीज को। तो सर वो ये दावा करते हैं बार बार कि वो भैरू सिंह शेखावत के वैचारिक उत्तराधिकारी हैं। क्या लगता है भैरू सिंह शेखावत की जिस ना भैरू सिंह जी के ये वैचारिक जो सिस्टम नहीं रहा, भाजपा के पहले के जो भी सीएम रहे, चाहे वो भैरू सिंह शेखावत रहे चाहे वसुंधरा राजे रहे, कम्युनल तो नहीं रहे निश्चित तौर पे। और अब जो है
वो आपको मंत्री पद कब मिलेगा, बड़ा सवाल ये है। जी। क्योंकि वो संपादक से अब एक लेजिस्लेटर की भूमिका में आए हैं जी और मंत्रिमंडल विस्तार एक बड़ी चीज है जिसके लिए तमाम नेता कोशिश कर रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा क्या कोशिश कर रहे हैं, वो भी कई सवालों के घेरे में है। जी तो गोपाल शर्मा की कोशिशों को भी नकारा नहीं जा सकता कि अगर मान लीजिए कि प्रदेश में एक मुख्यमंत्री ब्राह्मण है और ब्राह्मण ही बदलाव बनाना है, प्रदेश में वन मंत्री जो है वो अगर संजय इसी शर्मा कोटे से हैं और अगर कुछ चीजें करनी है, प्रदेश में बहुत सारे प्रकोष्ठों पे पिछली सरकारों ने विधायकों को नियुक्त किया था, जो ये आपके कैबिनेट मिनिस्टर वाले राजनीतिक क्या कहते हैं वो सलाहकार, और ये 50 चीजें हैं जिसमें कि स्वैग आ जाए विधायक से बढ़ के, तो वो कोशिश नजर आती है कि आप नहीं सर, वो कोशिश एक बुद्धिजीवी व्यक्ति की, एक पत्रकारिता बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली व्यक्ति की जो कोशिश है वो क्या इस लाइन पे होनी चाहिए कि वो वायरल पॉलिटिक्स में भरोसा करें, वो कोई इनोसेंस करके मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी नहीं देखी आपने? जी जी उसमें वो जब एक क्लास में जाते हैं एनाटॉमी के, तो वो चाकू अपने अंदाज में ही पकड़ते हैं। जी उनका सिलेबस चेंज हो गया। नहीं वो अब तक संपादक के सिलेबस पे थे, अब नेता के संपादक भी थे, तो उनके बारे में तो ऐसे वो उन्होंने कहा ना, कि कार सेवा में गए, कार सेवा से कार सेवा तक उन्होंने किताब सर लिखी। सर और गोपाल शर्मा ये दावा करते हैं कि परशुराम मदेरणा जो पत्रकारों से एक दूरी रखते थे, पत्रकारों को लिफ्ट नहीं देते थे, वैसे लीडर भी आपने कहा ठीक है वो हिंदूवादी विचारधारा से हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में भी उनकी इतनी पैठ थी, परशुराम मदेरणा अपना इंटरव्यू गोपाल शर्मा को देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं ऐसा काम होगा, वो उस तरह के पत्रकार रहे होंगे, बड़े पत्रकार लेकिन सर उनसे जब बहुत लोगों आप ने ये देखिए पत्रकारिता सर, सीखी जब है। से वो विधायक बने हैं, वो जो आपने न्यूज चलता है ना कि एक पल में वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, उन्होंने जो लाइन पकड़ी है वो वायरल पॉलिटिक्स, वो एक इनोसेंस करने वाली, ये जो सर एक बुद्धिजीवी। देखिए इसको अब उनसे पूछेंगे तो हो सकता है वो स्लिप ऑफ टंग कर दें। उसी तरह से जिस तरह से भजनलाल शर्मा जी ने बयान दिया है उनके फेवरेट अभिनेता कौन है, उन्होंने नरेंद्र मोदी। मैं कह रहा हूँ सर, मैं स्कूल ऑफ भैरू सिंह शेखावत से निकले हुए नेता में आपको सर, श्रीचंद कृपलानी बहुत सीनियर लीडर हैं सर, इस तरह का स्टेटमेंट मैं कह रहा हूँ कि जरूरी कहाँ है आपको। राजेंद्र राठौड़ कभी कम्युनल स्टेटमेंट नहीं देते, और भैरू सिंह शेखावत से जो ये दावा करते हैं कि वो भैरू सिंह शेखावत के चेले रहे हैं, उनकी जो लाइन है सर, वो मैं कह रहा हूँ कि सर सतीश पूनिया भी, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सिलेबस बदल गया राजनीति का। जी और जैसा आपने शुरुआत में कहा कि रंगों के बेस पे राजनीति होने लगी है, तो निश्चित तौर पे बड़ी चीज है, इस पे ऑब्जेक्शन आना चाहिए था। कम से कम निर्दलीय विधायक यूनुस खान का तो आना ही चाहिए था। नहीं, यूनुस खान को लेके भी रफीक खान का एक स्टेटमेंट है कि मुसलमान होने की वजह से यूनुस खान का टिकट बदल दिया। हाँ, वो तो अपनी और साधना चाह रहे हैं, लेकिन आज एक चुने हुए विधायक जिन पे ये आरोप लगाया जाता है कि वो पाकिस्तानी है, तो उस पे बात होनी चाहिए, निश्चित तौर पे बात होनी चाहिए कि राजस्थान जो कि एक अलग तरह के सौहार्द के लिए पहचाना जाता है। आपको याद होगा, अगर आप इतिहास पढ़ें, याद क्या होगा अगर इतिहास पढ़े, तो राजस्थान से माइग्रेट होकर मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए थे जी, बहुत कम। ये वो किस्सा भी चलता है ना, भैरू सिंह शेखावत का वो किस्सा चलता है सर 92 का, वो जयपुर में ही रामगंज में मुसलमानों की बस्ती में खाट लगा के बैठ गए थे कि मैं देखता हूँ दंगा कैसे होता है। तो ये सर ट्रस्ट था अपने लीडर पर, समझ रही है सर बात को। जी। तो खैर टीकाराम जूली पर हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आपने टीकाराम जूली की आप बड़ी बड़ी तारीफें कर रहे थे, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है आईफा को लेके कि फर्स्ट ग्रेड के नहीं, जब आप पैसा लेके बुला दीक्षित को फर्स्ट ग्रेड का कलाकार मानने के लिए तैयार ना, मैं ये कह रहा हूँ, देखो इसमें तो टीकाराम जूली की थोड़ी सी मैं पक्ष लूंगा। आप जैसा कह रहे हैं, तारीफ करते हैं, तो मुझे उनका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो अच्छा लग रहा है आजकल, तो इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ। नहीं सर, वो जिस तरह से मतलब बहुत सिंपली डिलीवर करते हैं चीजों को, वो कमाल का होता है। आप देखिए कि ठीक है, मतलब आपने आईफा करवाया, लेकिन अब बताओ एक शाहरुख खान को बुला के रख, आप जब पैसा खर्च करके बुला रहे हैं तो भाई ढंग के बुलाओ ना, बात वो है। आपको याद होगा राजेंद्र हुड्डा का एक डायलॉग था कि साहब सड़क बननी चाहिए हेमा मालिनी के गालों जैसी, उन्होंने ये कहा, बाद में माफी मांगी, तो जनता दल ने कैटरीना कैफ, लोगों में जो डिमांड है, जब आप बुला ही उन लोगों को रहे हो जो लोगों का मनोरंजन करते हैं, तो फिर ढंग से मनोरंजन करने वालों को बुलाओ ना प्रभु, है ना। आप कोई आदर्श कैरेक्टर तो वहां बुला के लाए नहीं जिसमें, और कैटेगराइजेशन होगा निश्चित तौर पे, क्यों नहीं होगा, आप पब्लिक का पैसा लगा रहे हैं ना। और आईफा करवा के, राजस्थान तो वैसे ही हेरिटेज और टूरिज्म के अंदर किसी से छुपा हुआ तो नहीं है। ठीक बात है, ठीक है, आप पैसा खर्च कर रहे हैं, बड़ा अमाउंट खर्च हुआ है, निश्चित तौर पे एक बड़ा अमाउंट खर्च हुआ है, और इसमें आलोचना बनती, और आलोचना हमेशा चाहे वो डेवलपमेंट हो चाहे तमाम बिंदुओं की परवाह करने के लिए होती है। आलोचना ऐसे नहीं होती कि आपको विरोध ही करना है ना। ठीक बात। आलोचना समाज का
की परवाह करती है और समाज भी आलोचना को आदर देता था। अब ये विभाजन रेखा धूमिल हो रही है पॉलिटिक्स में खास करके। तो जूली साहब मतलब किस तरह के कलाकारों की डिमांड कर रहे थे कि ये तो होने ही चाहिए थे कम से कम। तो जूली साहब कह रहे हैं कि माधुरी दीक्षित ये था कि पैसा जो खर्च हुआ, बगल से एक सदस्य कह रहा है कि रेखा भी थी। हाँ समझ रहे हैं सर? जी जी। तो वो तो बुजुर्ग लोग हैं, कांग्रेस में औसत आयु विधायकों की ज्यादा है। तो क्या है कि अपना अपना वो पुराना स्वैग रहा है सबको। नहीं, जूली साहब तो खुद गाने वाने गाते हैं मंचों से, बड़े शौकीन हैं फिल्मों के, गानों के। बट बात बजट की हो रही थी कि आपने अगर मान लीजिए 60 करोड़ का प्रावधान था, 100 करोड़ खर्च हो गए, कितने हो गए तमाम बातें। लेकिन उसमें जैसे सोनू निगम ने पोस्ट की, राजस्थान का मामला था, है ना, कि नहीं अभी की उन्होंने कि भाई आप ऐसा क्या हो गया 2 महीने में, 3 महीने में, ऐसा क्या हो गया 3 महीने में कि आप एक पोस्ट ही तो हाँ कि आप राइजिंग राजस्थान में आप हमें बुलाते हैं। और नहीं, जूली साहब ने एक और बात कही थी कि हमें भी बुलाना चाहिए था। क्या मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन को अगर सरकार इतना बड़ा, लीडर ऑफ अपोजिशन तो पार्ट है ना सर। हाँ, सरकार अगर इतना बड़ा इवेंट कर रही है तो ये भी शायद एक कहा जा सकता है कि शायद सरकार ने बुलाया नहीं बुलाया, हम इस तरह का कोई दावा नहीं कर सकते अपन। लेकिन बात यह है कि वो बोले हमें कुंभ में हमें भी ले चलते जी, तो आप गए नहीं गए, ये तमाम चीजें पॉलिटिकल बयान है। मैं कह रहा हूँ डेवलपमेंट कहाँ ठहरा हुआ है, बात वो है। आज भर्ती वाला जो है, आप ये कह रहे थे सब इंस्पेक्टर भर्ती जो है उसको लेके किरोड़ीलाल मीणा पूरे वो क्या कहते हैं कोहनियों के बल पूरे चले थे, पूरा उन्होंने संघर्ष किया था। लेकिन नहीं की तो नहीं रद्द की, इसलिए नहीं रद्द की कि सब किरोड़ीलाल मीणा डिमांड उठा रहे हैं। आज भजनलाल सरकार अगर रद्द करती है तो क्या है, 800 परिवार नाराज होंगे। लेकिन बाकी लोगों में तो एक विश्वास डेवलप होगा कि सरकार ने उन तमाम लोगों तो मेजॉरिटी माइंडसेट है वो भर्ती रद्द करने को लेके है। हाँ बिल्कुल है। सरकार भी बार-बार दावा करती है कि ये कह रहे हैं कि इतने लोग बर्खास्त किए जा रहे हैं, आप फिर दूसरी भर्तियां आपने क्यों रद्द की? क्या वो भी 100% चयन गलत था जी? और इसमें आप बचा रहे हैं तो किसे बचा रहे हैं? सवाल ये है। जब मतलब एक अब बात वही है कि किरोड़ीलाल मीणा एसआई भर्ती के मूवमेंट को उस हाइट पर लेकर गए कि अगर वो रद्द भी होती तो बिकॉज रीजन ऑफ किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसा नैरेटिव बन सकता था। और वहां किरोड़ीलाल मीणा ये दावा कर सकते थे कि मैं भले ही मंत्री हूं, सरकार में मेरी चल रही है या नहीं चल रही है, लेकिन जो पब्लिक वेलफेयर के मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, वो तो मेरी वजह से सॉल्व हो रहे हैं। तो एक सर बड़ी पीआर थी किरोड़ीलाल मीणा की। तो आप कितना बड़ा रीजन मानते हैं इसको कि एसआई भर्ती को लेके? बिल्कुल है, ये एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए थी निश्चित तौर पर। ये चीज सोचिए कि पहले की जो भर्ती है वो रद्द की गई है, तो क्या 100% चयन ही खराब था? वहां तो अभी तक तो वहां इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन के बिना ही रद्द हुई है ना, इसी सरकार ने रद्द की है, तो फिर ये रद्द क्यों नहीं? तो इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है सीधे तौर पर कि आप किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आईफा में ही भजनलाल शर्मा का वो बयान कि सबसे बड़े अभिनेता गोविंद सिंह डोटासरा उसको ले उड़े डायलॉग को, तो डोटासरा वेट करते हैं। तो किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे बयान को? क्योंकि कांग्रेस वो शायद कहना चाहते थे कि भाई नरेंद्र मोदी मेरे हीरो हैं। बाद में भजनलाल शर्मा की जो भी नहीं, लेकिन हीरो नहीं पूछा था सर, उनसे पूछा था कि आपका सबसे पीआर टीम ने अभिनेता का मतलब अदाकारा होता है, एक्टर होता है सर। तो उसमें कांग्रेस को एक मौका मिल गया और भजनलाल शर्मा की जो पीआर टीम है वो फिर बाद में हीरो वाली उस जोनर में ले जाने की कोशिश करती दिखी। लेकिन बात तो निकली, और बात निकली है तो बात जाएगी है तो दूर तक जाएगी। और बड़ी चीज ये सारी चीजें अभी क्या है कि अब परिसीमन पंचायत राज वाले चुनावों का हो रहा है जी। पंचायत राज के चुनाव में इतना कोई ज्यादा बड़ा पंगा नहीं होता, सरकार जिसकी होती है उसके पक्ष में चीजें अक्सर जाती है जी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब सारे ही नेता भाजपा के सोच रहे हैं कि कैसे करके मौका भुना लिया जाए, मंत्रिमंडल विस्तार, बोर्ड, निगम, आयोग जो है उनमें कहाँ कैसे मौका मिल सके। तो यह चीजें चल रही हैं, तो रंग उस दिशा में जा रहे हैं। नहीं, अभी तक होली का त्योहार तो अब समाप्त हो चुका है और उसके बाद में उम्मीद है कि बहुत सी चीजें सियासत में देखने को मिलेंगी। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। सर बार बार टल क्यों रहा है मंत्रिमंडल? पिछले 5 महीने से इस बात को सुना जा रहा है कि जनवरी में हो जाएगा, फरवरी में, ये तो हर बार, पहले नवंबर की बातें थी, ये तो हर बार होता है। तो क्या लगता है कि कुछ लोगों जैसे आपने बना दिए तो फिर जो नहीं बने हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, तो कुछ के पत्ते कटेंगे आपके पास, कुछ लोग नए शामिल किए जाएंगे आपके, हाँ पत्ते कटेंगे, निश्चित तौर पर चीजें बदली जाएंगी और कुछ नए भी शामिल होंगे। तो ये मैसेज देना होगा कि जिन्होंने काम ढंग से नहीं किया उनको हम बदल रहे हैं। और बदलाव एक बड़ा मैसेज देगा, क्योंकि जनता में अभी तक वो स्वैग नहीं आ पाया है। गवर्नमेंट को लेके जो चीज फील नहीं कर पा रही है जनता की पावर कहाँ पर है। वही चीज है, काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, अगर हो भी रहे हैं तो उनकी गति। अब आप देख लीजिए सर, पेंशन वाली चीज देख लो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लोगों को टाइम पे नहीं मिल रही है। आप
चाहे उपचार वाले मामले देख लो। अब आप विधानसभा में क्या नहीं सर, बोलते अभी तो हैं, एक जमीन बड़ा पे जो चीजें कमाल हैं का ना, मुद्दा आया था। अभी तो मैं ट्विटर विधायक खुद के ही विधायक खिलाफ बोले हैं अनुदान मांगों पे। आप जी। सुनिए जो चाहे नागौर में अवैध खनन वाला मामला उठाया जी, जिन्होंने अजय किलक ने, जी या और भी बहुत सारे विधायकों को अगर आप सुनो। लेकिन इस बार मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि रविंद्र सिंह भाटी जिस तरह से विधानसभा में भाजपा सरकार के प्रति सरेंडर नजर आए, जी वो बड़ा आश्चर्यजनक रहा कि वो कहलाना चाह रहे हैं कि मैं तो आपका ही हूँ। नहीं सर, कब तक? रविंद्र भाटी तो पहले भी देखिए, आप जब उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा तब भी उन्होंने एक मीडिया स्टेटमेंट में कहा कि देखिए मैं उसी विचारधारा से हूँ। नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की। राजनीतिक विश्लेषक तो ये भी मानते हैं कि वो उनके लिए कोई फायदेमंद स्टेटमेंट नहीं था रविंद्र सिंह भाटी के लिए। उन्होंने जिस तरह का स्टेटमेंट, मतलब ये कोशिशें उनकी कब तक चलेंगी? और मुद्दा ये है कि उनके लिए ब्रेकर कौन है भाजपा में, ब्रेकर कौन है? जी बिल्कुल, बड़ी चीज है कि उनको वो विरोध की राजनीति से उपजी हुई एक उम्मीद से भरे हुए नेता थे जी अभी तक, और अभी भी चांस है कि उस पर बने रहें, क्योंकि उन्होंने विधानसभा घेराव से शुरुआत की, एक मोमेंटम खड़ा किया था, आंदोलन से को निकले लगा हुए कि नेता कोई थे। हमारे जैसा बंदा आया है, जाति धर्म तमाम सीमाओं से परे। लेकिन अब ये जो सरेंडर वाली नहीं सर, आपको क्या लगता है कि किसी भी लीडर के लिए जो विरोध है, क्या विरोध सृजन कर पाता है? विरोध अस्तित्व का आधार है। कार्ल मार्क्स का द्वंदात्मक भौतिकवाद। आप मुझे वामपंथी कह जब सकते हो। आपने अपना एक जब आपने अपनी अस्तित्व की जड़ों को नीचे तक गाड़ दिया है, तो क्या फिर आपको विरोध के रास्ते पर चलना चाहिए? क्योंकि विरोध सर सृजन नहीं कर पाएगा, क्योंकि लेकिन आप कमिटमेंट करके आए हो अपनी जनता से कि डेवलपमेंट, पानी, बिजली, समझ रहे बात को। और वहीं अगर वो लीडर सोचेंगे कि मुझे सिर्फ एक विरोध की लाइन पकड़ लेनी है। देखिए, डेवलपमेंट जो है वो लेजिस्लेशन का काम नहीं है, पहली चीज। जी ठीक है। आपने कमिटमेंट क्या था कि मैं डेवलपमेंट करवाऊंगा। आपका काम क्या है? डेवलपमेंट की डिमांड विधानसभा में उठाना जी, और वो आप सरेंडर तरीके से उठा रहे, तो फिर आप क्या डेवलपमेंट करवाएंगे? बड़ा सवाल है जी। तो बहुत सारे मुद्दों पर आज हमने चर्चा की। राजस्थान की सियासत के भीतर खाने में आखिर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ पक रहा है। होली का त्योहार समाप्त हो चुका है, उसके बाद में एक बार से फिर सियासत अपने रंग दिखाएगी। फिर से भाजपा का नया संगठन बनना है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। अगले महीने में बहुत सी ऐसी सियासी बातें, सियासी घटनाएं हैं जो हम आपके बीच में पहुंचाते रहेंगे। लगातार जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।